वीडियो पर क्लिक किया है तो भाई देखिएगा ईमानदारी से, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो भाई आपका ये वीडियो में आना एक ऐसा मानिए सौभाग्य प्रतीक हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई प्रश्न को कवर करेंगे और इन प्रश्नों के साथ जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को विद इन सेकेंड्स में कवर करेंगे। तो हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी यदि जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि भाई ये क्लास जो है आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। चलिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। साथियों, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संत शिवाजी के समकालीन जो है ये कौन से संत थे, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिएगा भाई लोग, हर एक प्रश्न का सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि एग्जाम के पास आपके पास बहुत ही कम घंटे यानी कि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो जल्दी से भाई आप हर एक प्रश्न का आंसर अपने माइंड में या फिर अपने आप लिख कर देखिएगा तो क्या सही होता है आंसर, और आप वीडियो के अंत में बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का यदि आप ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन है साथियों तुकाराम, संत तुकाराम जो है बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। ये जो संत शिवाजी के जो समकालीन संत थे ये संत तुकाराम थे। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। इसका थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, विस्तार से जानिएगा और बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथियों कि भैया शंकराचार्य जो थे ये 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक थे, जो कि संपूर्ण भारत कार्य क्षेत्र का संपूर्ण भार रहा। मत भैया अद्वैत हुआ, इसको आप पढ़ लेना, बाकी आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आपका हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराएंगे। भाई हर एक क्वेश्चन जो है देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024-8-2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो हर एक प्रश्न को अपने माइंड में एक अच्छा सा स्कोर बनाकर रखिएगा। तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आप सभी साथी कहते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी इसका आंसर क्या बताते हैं, क्या लॉर्ड लिटन थे या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे या फिर लॉर्ड क्लाइव थे या फिर लॉर्ड रिपन थे, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो भैया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन से थे भैया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के एक प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये इनके भैया देखिएगा यहाँ पर समयकाल जो था 1774 से 1785 तक के रहा। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की किसने, भाई लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो बाकी आप इनको पढ़ लेना अच्छे से, बाकी हम क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, रोक के वीडियो, और बाकी क्योंकि क्वेश्चन को हम कवर करेंगे एक सुपर फास्ट वीडियो में, तो आप सभी से कहूँगा कि भाई वीडियो पर जुड़े हैं तो भाई अंतर जुड़े ना साथी। ठीक है, कह रहा है प्रश्न कि चरक संहिता संबंधित है साथियों। जब आपके एग्जाम में कहे कि चरक जो संहिता है ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 4 नंबर का बी जो हमारा चिकित्सा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल अच्छे होंगे, आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से यानी कि मेडिसिन से संबंधित है। चाफार चरक संहिता या फिर चाफार चिकित्सा, ऑप्शन 20 का हमारा अच्छा सा आंसर होगा। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिएगा कि चरक एक प्रसिद्ध जो आयुर्वेद के विद्वान थे, जो कनिष्ठ यानी कि कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इनमें भाई रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है, किसमें, चरक संहिता में। ठीक है, ऑप्शन बी फाइव का बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें। ये प्रश्न देखिएगा और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा सभी साथी। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या आंसर होगा, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। भाई कौन सा सही जो है नहीं है साथियों, कौन सा सही नहीं है तो क्या है बताइएगा एकदम। तो यदि आप सभी साथी कहते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु है, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई क्या वो 1709 में हुई, मैं कहूँगा कि 1709 में बिल्कुल नहीं हुई। जो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में भैया औरंगजेब की मृत्यु हुई। यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा साथियों वो सभी साथी कहेंगे कि हमारा डी जो है ये भैया जोड़ा सही नहीं है। बाकी जो है कलिंग युद्ध भाई 261 BC में हुआ। ठीक है, और शक संवत की शुरुआत जो है AD 78 में हुआ। ठीक है, 622 में जो है मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, लेकिन जो औरंगजेब की मृत्यु हुई भैया वो 1709 में नहीं हुई, बल्कि किस में हुई भाई 1707 में हुई। आप यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मुगल वंश जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो भाई 1707 ईस्वी में कहाँ हुई, मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था, इसका मकबरा जो है औरंगाबाद जो है में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई कि इसका आंसर समझ सकते हैं, पढ़ लीजिए इसको। बाकी क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। अगला नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए प्रश्न, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है साथियों। चलिए, प्रश्न आपको दिख रहा है साथियों, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि भाई आपको हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा
पूरा ब्रह्मास्त्र आपको दे देंगे, जिससे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आना मुझसे कहना, ठीक है साथियों। चलिए, तो यदि आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी तो भाई यहाँ पर पूरी वीडियो यहाँ पर देखना, बाकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वो वीडियो देखना, उसके बाद आना मुझसे कहना कि आपका पढ़ाया हुआ क्या नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई साथियों। कह रहा है कि सन 1915 से 16 में किसके जो है नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो है शुरू हुई, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के जो है नेतृत्व में बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए फाइज का अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सही का मिलान करें साथियों। तो इसमें सही का मिलान आप कैसे करेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि जो सही का मिलान है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको आंसर ही पूरा बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की? भाई ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो भैया हमारे राजा राम मोहन राय ने की। कब की भैया? 1828 में की। आर्य समाज की भैया दयानंद सरस्वती ने की। कब की भैया? मैं कहूँगा कि 1878 में की। और रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना जो है संस्थापक जो है ये विवेकानंद ने की। तो भैया जो है विवेकानंद ने भाई किस वर्ष की? तो भाई मैं कहूँगा कि 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और वहीं पर सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फूले ने की। तो कब की भैया? तो मैं कहूँगा कि 1873 में की। इनको अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 24/8/2021 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था साथियों, ठीक है। चलिए, इस साइड की बात कर लें, यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर साथियों ये देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये देखिए साथियों कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। आप सभी जानते हैं जो करो या मरो का नारा है वो हमारे भैया महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था भैया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये करो और मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो 1942 में शुरू हुआ, उस समय भाई दिया था करो या मरो का नारा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मोहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे 22 तक दिख रहा होगा। कह रहा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसने दिया गया, ठीक है, किसे दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसे सौंपा गया, किसे मतलब कि इस पद पर रहने के लिए उसे प्रस्तावित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भैया उस समय इनको भाई जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इस्तीफा माफ कीजिएगा प्रस्ताव दिया गया कि आप इसे कार्यभार संभालिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर विस्तार में लिखा हुआ है, आप वीडियो को जो है पुश करके भाई इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे प्रश्न की बात कर लें। कह रहा है साथियों कि सलाल पन बिजली जो परियोजना है साथियों, कौन सी परियोजना है? सलाल पन बिजली जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है साथियों? सलाल जो है पन बिजली परियोजना जो है ये भैया मैं कहूँगा कि मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यार मैं कहूँगा कि चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि ब्यास जो परियोजना है ये ब्यास नदी पर स्थित है साथियों। रंजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी से संबंधित है। बाकी सलाल बिजली परियोजना जो है चिनाब नदी पर स्थित है। बाकी तुलबुल जो है परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है। और बाकी आपको मैं और बता दूं कि बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर ये भी स्थित है। और दुलहस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पर स्थित है। बाकी जो है हमारी ब्यास परियोजना ये ब्यास पर है और ये सलाल बिजली परियोजना ये भी चिनाब नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा सी के साथ। इसका अच्छा सा 22 आंसर होगा। चलिए साथियों,
एक प्रश्न के साथ हम आपको कई प्रश्न कवर करा रहे हैं। प्रश्न ना आएगा तो बताइएगा, यहाँ पर धैर्य बनाकर वीडियो देखिए, क्योंकि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर स्टूडेंट से यही कहूँगा कि भाई वीडियो पर आ गए हैं, ईमानदारी से क्लिक किया है तो ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि भाई ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती। चलिए, तो कह रहा है कि बसंत विश्व जो है ये होता है भाई, कब होता है? यदि आप ऑप्शन है 21 मार्च को बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो बसंत विश्व होता है ये भैया 21 मार्च को होता है। ऑप्शन ए फारिस का अच्छा सा आंसर होगा। भारत में बसंत विश्व की समय सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, यानी कि ऑप्शन ए फारिस का अच्छा सा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे बात कर लें अगले पेज की। तो अगला पेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 2 मिनट रुकिएगा, सभी साथी इंतजार करेंगे, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए साथियों, आपके स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। तो बताइएगा कि राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि खेतड़ी परियोजना जो है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी तांबा बताते हैं, यानी कि कॉपर के लिए भाई खेतड़ी परियोजना जो है इसका उत्पादन किया जाता है। खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है हमारा सी फॉर क्लियर आंसर होगा। बाकी राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के भाई कहाँ है? भाई झुंझुनू जिले में है साथियों। कहाँ है भाई? झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण जो है ये भाई भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जो है कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। बहुत अच्छा बात साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारे सी के साथ जाएगा। जो खेतड़ी परियोजना है इस जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों, इस तरह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है और पूछा गया है साथियों। यदि आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी असम बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो असम में भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं कहूँगा कि भैया ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि हम और बाकी बात कर लें कि जो हमारा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भाई ये भैया असम में है। और बाकी कान्हा नेशनल पार्क जो है यानी कि ये भी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क यानी कि पेरियार जो है ये राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी भाई पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न एक ना एक इससे बनना तय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। 15 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप भले ही वीडियो की स्पीड थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, 2x पर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि आपकी ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी साथियों। चलिए, कह रहा है कि कौन सी जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं है साथियों। तंत्र की नदियां हैं साथियों, यहाँ पर पूछा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछा गया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर भी का यदि आप सभी साथियों आप क्या बताते हैं कि भाई जो हमारी जो है ये गंगा और भाई ब्रह्मपुत्र नदी है। इस भाई मैंने अगली वीडियो में बताया था इसका आंसर भाई, इसका इस क्वेश्चन को आया हुआ था जो कि प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो भाई जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं वो एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है ये भैया ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन बी फारिस का बढ़िया सा आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ दूँ क्या। चलिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि कावेरी और गोदावरी ये कहाँ की नदियां हैं तो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इस बात को ध्यान रखना। बाकी गंगा नदी का उद्गम स्थल भाई उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद में, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में के पास जो है चेमयुंग डुंग ग्लेशियर में। जब कभी पूछे कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल ग्लेशियर है और जब कभी पूछे कि भैया गंगा का तो गंगोत्री बताना, ठीक है। चलिए, कह रहा कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ। तो ऑप्शन बी फाइव इसका बढ़िया आंसर होगा। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके प्रश्न आपसे इससे बनने तय हो सकते हैं। चलिए साथियों, कह रहा कि साथियों बैंक दर का अर्थ, ये इकोनॉमी से प्रश्न है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बैंक दर का अर्थ क्या है साथियों। यदि आप 16 नंबर प्रश्न का सभी साथी ऑप्शन हमारे क्या बताते हैं, ऑप्शन साथी यहाँ पर डी दिया हुआ नहीं है तो डी नहीं दिया हुआ, वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि जो हमारा जो बैंक दर का तात्पर्य जो है ये देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाती है साथियों। इसको समझ लीजिएगा और इससे आप
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा साथियों आरबीआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है ये नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है तो आरबीआई यानी कि ऑप्शन सी, ये भी इकोनॉमी का प्रश्न है, बढ़ जाएगी साथियों। यदि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर भाई जो है बढ़ जाएगी, साख सृजन जो है ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी फारिश का बढ़िया सा आंसर होगा। यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लेना। चलिए आगे बात कर लें साथियों, आगे बात कर लें तो कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, साथियों ये भी जो इकोनॉमी से प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का जो है मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो आप क्या बताएंगे यदि कहेंगे कि भाई किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर का जो है मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो आप क्या बताएंगे। ये पूंजीवादी बताते हैं, तो आप बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, क्योंकि पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था में संस्थानों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन हमारा जो जाएगा वो बी फॉर बढ़िया सा आंसर, ए फॉर अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों। कह रहा है कि 100 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं या फिर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी आरबीआई के क्या बताते हैं भाई जो 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। साथियों जो 100 रुपये के नोट पर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर यानी कि आरबीआई के राज्यपाल के जो होते हैं हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए यहाँ पर बात कर लें 21 नंबर प्रश्न की। तो कह रहा साथियों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए समझाते हुए चलेंगे प्रश्न को कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है साथियों। जब कहेगा कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किससे शामिल है, यदि आप ऑप्शन ए राज्य सूची बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य के सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची में किया गया है साथियों। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें, क्योंकि टाइम आपके पास जो है ज़्यादा नहीं है, आपको एक 1 शॉर्ट रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो में जो कोई कराई जा रही है। ठीक है साथियों, तो 22 नंबर प्रश्न की कह रहा है साथियों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है साथियों, मतलब इसके अंतर्गत रखी गई है। कह रहा है कि भारत में पंचायती जो राज व्यवस्था है ये इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत, क्या मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आप ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से विस्तार से। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा जो है संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तथा भाग जो है 4 के खंड का के मूल कर्तव्य यानी कि अनुच्छेद 51 का की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। 23 नंबर कह रहा है, सभी साथी देखेंगे कि भैया शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है साथियों किससे है। हमारा शिक्षा का अधिकार एक ऐसा है मौलिक अधिकार है साथियों। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार है तो क्या मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है या फिर क्या है, तो भाई शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ना कि कानूनी अधिकार है। ठीक है साथियों, तो भाई किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। ये अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। यदि आप सभी आर्टिकल 21 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 के ए से संबंधित है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद जो है 21 ए से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन में 2002 के माध्यम से जो संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए
यहाँ पर और बात कर लें साथियों, हर एक प्रश्न को निपटाते हुए चलेंगे एक अच्छे तरीके से, एक महत्वपूर्ण तरीके से साथियों। चलिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भैया किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया है, फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। इसको नेहरू प्रस्ताव भी कहते हैं साथियों। भैया जो उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रस्तावना को भाई किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे साथियों। जो हमारे जो है ये भैया संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे महात्मा गांधी, ठीक है, और जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर थे ये भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो भैया बी.एन. राव थे। ऑप्शन सारे क्लियर होंगे साथियों। चलिए, 25 नंबर प्रश्न की बात करें, कह रहा साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की हित निहित है साथियों? तो भैया अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं किस आर्टिकल में? यदि आप आर्टिकल 29 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। आर्टिकल 29 में भैया जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ऑप्शन सी क्लियर इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो अनुच्छेद जो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 24 में साथियों हमारा जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंधित, यानी कि जब कहेगा कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि कोई कारखानों में काम करता है तो भाई ये क्या होगा? तो एक भाई अपराध होगा, जो कि अनुच्छेद जो है 24 में निहित है साथियों। और अनुच्छेद 29 की बात कर लें, कहा कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृत का संरक्षण साथियों आर्टिकल 29 में निहित है साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि ठोस जो है चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इस प्रश्न को मैंने कराए हुए हैं। सभी प्रश्न जो है PYQ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसका आंसर जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ये जो ठोस चालक में एक धारावाहक होते हैं। ऑप्शन सी क्लियर सा आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसके मापन की इकाई है तो क्या बताएंगे आप? तो यदि आप क्या बताएंगे, यदि आप इसका आंसर क्या बताएंगे भाई, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, बिल्कुल गलत है भाई। क्या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी? तो मैं कहूँगा ये भी बिल्कुल गलत है भैया, ध्वनि द्वारा दूरी चली गई, बिल्कुल गलत साथियों। और कहेगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो मैं कहूँगा ऑप्शन यही सी बिल्कुल क्लियर होगा साथियों। चलिए, तो यहाँ पर बढ़िया है सब। चलिए, तो बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिख गया, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ बाकायदा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर उस प्रश्न का लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है साथियों। जब कभी पूछे कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है तो आप कहेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी का एक मात्रक है। बाकी 28 नंबर प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है तो आप क्या बताएंगे? यदि सभी साथी ऑप्शन जो है CaOCl2 बताते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे साथियों। कैल्शियम जो है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ देखिएगा कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये जिप्सम का, सोडियम क्लोराइड NaCl जो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, और वहीं पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि साधारण नमक साथियों, ठीक है। तो NaCl जो है और सोडियम कार्बोनेट साधारण नमक का होता है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बात करते साथियों 29 नंबर प्रश्न की। भाई कह रहा कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि सभी साथी कहेंगे कि भैया 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है साथियों? यानी कि 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत जो होता है 100% होता है, ठीक है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? यदि इसको 18/24 करेंगे, गुणा 100 से कर देंगे तो वही 75% आएगा। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल यही आंसर होगा भाई। जो 18 कैरेट में सोने का खरा प्रतिशत पूछ ले तो आप कहेंगे 75%। यदि आपसे कहे कि भाई 15 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत बताएं तो आप क्या बताएंगे? आप कॉमेंट में जल्दी से फेंक के मारिएगा, ठीक है, इस मैथड पे, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात कर ले साथियों, संतरे में बहुतायत होते हैं साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भाई संतरे में बहुतायत होते हैं तो मैं कहूँगा कि विटामिन सी जो होते हैं ये संतरे में बहुत अधिक होता है। और बाकी सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत है वो भैया आंवला होता है। इस बात को ध्यान रखना, संतरे में बहुतायत विटामिन सी होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा।
कह रहा साथियों कि विटामिन सी साधारण खट्टे फलों में पाया जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। साथियों जब कभी पूछेगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किसका केमिकल नेम है या फिर किस विटामिन का केमिकल नेम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप क्या बताएंगे? आप सभी विटामिन सी कहना। इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए, इसकी कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? मैं कहूँगा स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल होता है, आप सभी जानते होंगे। इसकी कमी से भाई रतौंधी होता है। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है साथियों। विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी होता है। इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए, कुछ नंबर आगे की बात करें भाई। एकल का विलोम क्या है? एकल का विलोम शब्द क्या है? जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि एकल का विलोम शब्द क्या है, तो क्या बताएंगे? यदि एकल का जो विलोम होता है वो बहुल होता है। बहुत सही, बढ़िया। एकल का मतलब बहुल, ठीक है। तो अपर्याप्त का अपर्याप्त होता है, अकेला का दुकेला होता है। आप सभी इसको समझिएगा। और उपयुक्त का भाई अनुपयुक्त होता है। जब कभी कहे कि दर्प का पर्यायवाची है, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में हूबहू, तो आप कहेंगे कि अहंकार जो होता है ये दर्प का पर्यायवाची होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार साथियों, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जब कभी पूछे कि दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार, दंभ, घमंड या फिर मान। अहंकार मतलब घमंड, दंभ, घमंड, मान या फिर अभिमान, गर्व। मुझे अपने आप पे गर्व है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? अहंकार होता है। मुझे इस पर गर्व है, तो एक प्रकार का ये अहंकार है, घमंड है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी दर्प के पर्यायवाची मैंने बता दिए। और व्यथा का पर्यायवाची दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद या फिर कष्ट साथियों। यानी शोक मतलब खेद, कष्ट, दुख, ये सारी एक ही है। संताप मतलब कि संताप, अफसोस, ठीक है। संताप, अफसोस। तो अफसोस मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश का शब्द है। बाकी स्वाभिमान का पर्यायवाची जब कभी कहे तो आत्मगौरव, आत्मसम्मान। मुझे अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो स्वाभिमान का ये है, ठीक है। चलिए, भाई कह रहा है कि मन को हरने वाला। साथियों प्रश्न मैंने कराया हुआ है कि मन को हरने वाला साथियों वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में शब्द चुनिए। जो मन को हरने वाला अर्थात मनोहर साथियों। मन को हरने वाला मनोहर। और मर्म तक पहुंचकर जो है मन को हरने वाला मनोहर होता है। और मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मांतक होता है। जो मद में उन्मत्त हो तो भाई मदमस्त होता है। चलिए साथियों, बात कर लें भाई गागर में सागर भरना साथियों। यहाँ कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? क्या साथियों दोहों की रचना करना? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या थोड़े में बहुत कहना? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही यही आंसर होगा साथियों। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। चलिए साथियों, कह रहा कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो आप कहेंगे थोड़े में बहुत कुछ कह डालना। और अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। जो कम बोले उसे कहते हैं अल्पभाषी। और अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत ही प्रसन्न होना। और लोहा मानना यानी कि हार मानना साथियों। जब कभी कहे कि लोहा मानना का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि हार मानना। और अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। चलिए साथियों, आगे बात कर लें अगले प्रश्न की। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि भाई कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि भैया कितने भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? तो आप सभी यदि 5 बताते हैं तो भाई 5 जो है राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला ही भाई आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश होगा। और पहले नंबर पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पे बिहार है, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जो है। और पाकिस्तान से गुजरात जो है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है चीन से भाई लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है, ठीक है। जो मैं बाकी नेपाल की भैया वो उत्तराखंड है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जिसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कह रहा साथियों कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है साथियों? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? यदि आप ऑप्शन बी सान जोस बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। वहीं पर चीन की जो राजधानी आप सभी जानते हैं, चीन की राजधानी हमारी बीजिंग है, ठीक है। और कोस्टा रिका की भाई सान जोस है। भारत की नई दिल्ली है और बांग्लादेश की ढाका है। यानी कि जो चीन की राजधानी हमारी है ये भैया हमारी क्या है? बीजिंग है। और कोस्टा रिका की जो राजधानी है सान जोस है। चलिए, तो इसको ऐसे ही आप मतलब सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लें। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भैया लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा क्या है, यदि आप मलयालम बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। विच एमोंग
द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप। तो आप क्या कहेंगे, मलयालम कहेंगे, तो बिल्कुल बी जिसका करेक्ट आंसर होगा सर। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साथियों कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है साथियों। तो भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो आप यदि ऑप्शन 552 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी 5 अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए, जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है साथियों, हिंदी दिवस जो है ये आप सभी जानते हैं कि भैया 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 इसका अच्छा सा आंसर होगा। और 1 अक्टूबर को साथियों क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस साथियों। जब कभी पूछे कि विश्व शाकाहारी दिवस जो है हमारा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, वही 26 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय जो संविधान दिवस, और 3 अक्टूबर को साथियों जर्मन एकता दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती साथियों। चलिए, 14 सितंबर को भैया क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, और आपका 6 से 7 सितंबर को एग्जाम है, तो वही 14 सितंबर वाला प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, इसका कह रहा कि इनमें से कौन सा देश जो है ये सार्क का सदस्य नहीं साथियों, कौन सा देश जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, यदि आप ऑप्शन डी म्यांमार यानी कि वार्मा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो म्यांमार है ये एक सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी जो है हमारे जो है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सारे सार्क के सदस्य हैं। और इसको मैं बता दूँ इसका अच्छे से पढ़कर कि जो है हमारा यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर कि म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी कि जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है उसमें किया गया। 7 संस्थापक सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका हैं। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सदस्य बना। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है, जब कभी पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो आप कहेंगे कि नेपाल के काठमांडू में भाई सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्य उद्देश्य जो है सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक जो है लाभ सिद्धांतों का सम्मान रखना। ठीक है, चलिए बाकी बात कर लें क्वेश्चन नंबर साथियों। कह रहा देखिएगा एक बार, तो साथियों ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी वीडियो यही तक थी तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, जल्दी से जाइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी से क्लिक किया था, यदि आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आप लोग ईमानदारी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एग्जाम हॉल में, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।